मेरा देवर औरतों की मसाज करता। औरतें भी खुशी खुशी देवर से मसाज करवा लेती। मेरा अक्सर दिल करता कोई मुझे भी मसाज करे, मगर शर्म के मारे देवर को ना कहती। लेकिन एक रात बहुत थकी हुई थी। देवर को कहा लाइट बुझाओ और मेरी मसाज कर दो। मेरे होश उड़ गए जब देवर ने तो मेरी रोज के मुताबिक मैं सुबह सवेरे ही उठती थी। ऐसा नहीं था कि मैं मेहनत से या कामकाज से घबराती थी, मगर मैं इस कदर कामकाज भरी जिंदगी से थकने लगी थी। मैं अब कुछ वक्त आराम करना चाहती थी। पिछले 5 सालों से मेरा एक ही रूटीन था और मेरे रूटीन में रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। सुबह सवेरे उठकर नाश्ता बनाना, उसके बाद घर की ज़रूरी काम निपटाना और उसके बाद पति के साथ खेतों में रवाना हो जाती। फिर दिन के वक्त वापस आती और आकर खाना बनाती। घर के और कामों को सारे अंजाम दिया करती थी। घर में मेरे अलावा और कोई औरत नहीं थी। यूं घर की जिम्मेदारियां मुझ पर अकेले ही थी। इसके साथ खेतों में भी जाना, वहां पर काम काज करना। तो हमारे घर पर मोहल्ले की और गरीब गांव की औरतें मेरे देवर के पास मसाज करवाने के लिए आती थी, पर शाम तक उनका आना जाना लगा रहता था, क्योंकि मेरा देवर घर पर ही रहता था और उसके ऐसे काम से अच्छी खासी आमदनी हो जाती थी। वो पढ़ा लिखा था और खेतों में काम करना पसंद नहीं करता था। यही वजह थी कि मुझे अपने पति की मदद करवाने के लिए खेतों में जाना पड़ता था। हमारे गांव का ये रिवाज था कि सभी औरतें अपने पति के साथ मिलकर ही काम करवाया करती थी और उनका हाथ बटाया करती थी। पति का हाथ बटाने के चक्कर में मैं खुद थकन से चूर हो जाती थी। मेरा भी थकन से बहुत बुरा हाल होता था। मेरा भी कभी कभी दिल करता था कि मैं भी अपने देवर से मालिश करवा लूं, मगर हमेशा शर्म और लिहाज के मारे चुप हो जाती। मेरा देवर बहुत अच्छी आदत का इंसान था। वो किसी से भी ज्यादा फालतू की बातें नहीं करता था और मेरे ससुराल में भी यही रिवाज था। देवर से ज्यादा बात करने की इजाजत नहीं थी। मेरे पति ने भी मुझे पहले दिन ही कह दिया था कि हमारे यहाँ औरतों का मर्दों के साथ ज्यादा बातचीत करना पसंद नहीं किया जाता। मैं खुद भी कम बोलती थी। मैं भी ज़रूरत के वक्त ही उसके साथ बात किया करती थी और तीनों वक्त मैं उसके कमरे में खामोशी से खाना रख आती थी। कभी कभी उसका मूड होता तो वो हम दोनों मियाँ बीवी के साथ खाना खाने आ जाता। ज़्यादातर वो अपने कमरे में ही रहता था। अपने कमरे के साथ ही उसने एक और कमरा बनाया हुआ था, जहाँ पर अपना काम धंधा करता था। मुझे अपने देवर की समझ नहीं आती थी। वैसे तो वो बहुत खामोश और शर्मीला था, मगर मैं अक्सर सोचती थी कि ये फिर ऐसा काम कैसे कर लेता है। औरतों को मसाज देने में उसे शर्म नहीं आती। मुझे तो सोचकर ही शर्म आने लगी थी। जब मैंने अपने पति से यही बात की तो वो हंसकर कहने लगे कि उसका तो ये रोज का काम है और रोजगार भी उसी से ही चलता है। अगर वे अपने काम पर शर्माएगा तो खाएगा कहाँ से। उनकी बात सुनकर मैं खामोश हो गई। कभी कभार जब मैं काम से बहुत थकी हारी होती तो मेरा दिल करता कि मेरा भी जिस्म कोई दबा दे कि मेरी थकावट दूर हो जाए, मगर मैं अपनी ख्वाहिश का जिक्र किसी से भी नहीं कर सकती थी। मेरी शादी को उस वक्त सिर्फ 2 साल हुए थे जब मेरी सास का देहांत हो गया। उसके बाद फिर सारी जिम्मेदारी मेरे ही कंधों पर आ गई। उनकी मौजूदगी में मैंने एक पल भी सुख का सांस नहीं लिया था। 2 साल मैंने जैसे कांटों पर बसर किए हों। वो पल पल मुझ पर निगाहें रखती थी। मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, उनकी निगाह हर चीज पर होती थी। मैं उस माहौल से बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुकी थी। मेरी शादी के 1 साल बाद उन्होंने मुझे औलाद ना होने के ताने देना शुरू कर दिया। मैं उस बात पर बहुत रोती और गिड़गिड़ाती, ऊपर वाले से रो कर दुआएं मांगती मेरी जल्दी से जल्दी गोद भर दे ताकि मुझे अपनी सास के तानों से छुट्टी मिले। मगर शायद मेरी किस्मत में अभी आजमाइश लिखी थी। मैं अभी तक औलाद से महरूम थी। फिर एकदम से मेरी सास बीमार रहने लगी। बहुत से हकीम और डॉक्टर ने उनका इलाज कराने की कोशिश की, मगर उनकी बीमारी किसी को भी समझ में नहीं आ रही थी। उनके दोनों बेटे उनसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। मेरे ससुर का बहुत साल पहले ही देहांत हो गया था। मेरी सास ने उन दोनों को माँ बाप दोनों बनकर अकेले ही पाला था। वो बहुत गुस्से वाली मिजाज की औरत थी। उन्होंने सारी जिंदगी बहुत शराफत से गुजार दी। उनके माँ बाप ने उन्हें दूसरी शादी करने का बहुत जोर दिया, मगर अपने बच्चों की वजह से उन्होंने दूसरी शादी करने से इनकार कर दिया।
उन्होंने अपनी सारी जिंदगी अपने दोनों बेटों के लिए कुर्बान कर दी। शायद यही वजह थी कि उनके दोनों बेटे भी उनकी बहुत ज्यादा कद्र करते थे और माँ की हर बात उनके लिए हुक्म का पालन करना होता था। जब मेरी सास बीमार पड़ गई तो दोनों बेटे उनकी चारपाई के साथ लगकर बैठे रहते थे और तमाम पूंजी अपनी माँ के इलाज में खर्च कर दी, ये सोचकर कि शायद उनकी माँ बच जाए। मगर वो जिंदगी ही इतनी लेकर उतरी थी। चंद महीने बाद वो विदा हो चुकी थी। उसके बाद जहाँ मैंने सुख का सांस लिया, वहीं पर घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ चुकी थी। घरेलू काम के साथ साथ मुझे अपने पति के साथ जाकर खेतों में भी काम करना पड़ता था। मेरी सास की बीमारी के दौरान मेरे पति और मेरे देवर पर बहुत कर्ज चढ़ चुका था, जिसकी वजह से हमारे हालात काफी हद तक खराब हो चुके थे और कर्ज उतारने के लिए ही हम तीनों बंदे ही अपने अपनी जगह पर बहुत ज्यादा मेहनत करते थे ताकि जल्दी से जल्दी इस कर्ज से छुटकारा पा सके। अब जब मैं कामकाज करने के बाद अपने पति के साथ खेतों में जाने लगी, तब हमारे घर में औरतों का आना शुरू हो जाता। हर उम्र की औरतें, लड़कियां मेरे देवर के पास आती। मैंने आज तक कभी किसी से अपने देवर के बारे में कोई गलत बात नहीं सुनी थी। सब लोग ही उनकी शराफत के बारे में गवाही देते थे। मगर एक दिन बहुत अजीब बात हुई। उस दिन दोपहर का खाना बनाने के लिए जब मैं घर आई तो मैंने अपने मोहल्ले की एक लड़की अमायरा को देवर के कमरे में रोते हुए बाहर जाते देखा। मैं ये मंजर देखकर हैरत अंगेज रह गई। शादी के 5 सालों में ऐसा पहली बार हुआ था। मेरे देवर की शराफत का सारा जमाना गवाही देता था और वो एक भला लड़का था जिसकी वजह से आज तक किसी को कोई तकलीफ नहीं पहुंची थी। तो फिर वो लड़की इस तरह से रोते हुए वहां से क्यों गई थी? मैं ये देखकर परेशान हो गई और कुछ सोचने पर मजबूर हो गई। उसके बाद घरेलू जिम्मेदारियों में लगकर मैं इस बात को जैसे भूल गई। कुछ दिन बाद जब मैं खेतों से वापस आ रही थी तो वो लड़की अपने दरवाजे पर खड़ी थी। मुझे देखकर वो मेरे साथ इधर उधर की बातें करने लगी। मैं उसे जल्दी जल्दी बातें करके जान छुड़वाकर अपने घर के चक्कर में थी, क्योंकि मुझे अभी खाना भी बनाना था और फिर पति को देने के लिए वापस भी जाना था। मगर वो बातें करने का नाम ही नहीं ले रही थी। जब अचानक उसकी एक बात सुनकर मैं चौंक गई। वो मेरे देवर के बारे में बात करने लगी कि मेरे देवर ने उसके साथ अच्छा नहीं किया। मेरे साथ मेरे बहुत बार पूछने पर भी उसने उस बात के बारे में नहीं बताया कि मेरे देवर ने क्या किया। इतनी बात कहने के बाद वो अपने घर में वापस चली गई और मैं उसके बारे में सोचते हुए घर वापस आ गई। मैं परेशान हो चुकी थी कि ना जाने क्या बात है। उस दिन वो रोते हुए क्यों वापस जा रही थी? उस लड़की की शोहरत हमारे मोहल्ले में ठीक नहीं थी। अक्सर मेरे पति उसके बारे में बात करते थे कि उसकी वजह से मोहल्ले का माहौल खराब होता है। मगर मैं नहीं जानती थी कि आखिर ऐसी क्या वजह है। वो उसके बारे में ऐसा क्यों कहते हैं? मेरा मोहल्ले की किसी औरत से इतना मिलना जुलना नहीं था, ना ही किसी से उठना बैठना था कि मुझे ऐसी चटपटी मसालेदार बातें सुनने को मिलती। इस बात को मैंने अपने पति के साथ करने के बारे में सोचा, मगर वही मेरी कमजोर याददाश्त। जब तक मेरे पति के आने का टाइम हुआ तब तक मैं घर की जिम्मेदारियों में इस बात को भूल चुकी थी कि मुझे उनसे कोई बात करनी थी। दिन इसी तरह तेजी से गुजरने लगे और उस दिन हम दोनों मियाँ बीवी खेतों में काम कर रहे थे कि जब मोहल्ले का एक आदमी भागता वहां आया और हमें जल्दी से घर वापस चलने के लिए कहने लगा। हम दोनों ये सुनकर परेशान हो गए। न जाने क्या बात हो गई है। तेज कदम उठाते हुए जब हम दोनों घर में वापस आए तो वहां पर बहुत ज्यादा औरतों का मजमा लगा हुआ था। औरतें और मर्द वहां पर इकट्ठे हुए थे और ऊंचा ऊंचा बोलने की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। हम दोनों जब अंदर घर में दाखिल हुए तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गए। सामने ही मेरा देवर मेरे मुंह की तरफ सर झुकाए खड़ा था। उसके चेहरे और हालात देखकर लग रहा था जैसे उसके साथ किसी की हाथापाई हुई हो। वहां पर मौजूद मोहल्ले की औरतों की गवाही से मालूम हुआ कि मेरे देवर ने अमायरा की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की है। अमायरा सर झुकाकर खड़ी थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और वो हिचकियां लेकर रो रही थी। उसकी हालत देखकर मैंने अपना दिल थाम लिया। एक नज़र जब मैंने अपने देवर की तरफ देखा, वो शर्म से जैसे जमीन में गड़ा जा रहा था। उसकी शक्ल से ही झलक रहा था। अमायरा के माँ बाप का कहना था कि मेरे देवर को अमायरा के साथ शादी करनी होगी।
मगर मेरे पति सुनते ही बड़े हैरत में पड़ गए और गुस्से से चिल्लाने लगे कि ये सब झूठ है, मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता। मोहल्ले के बाकी लोग भी मेरे देवर की शराफत की गवाही देने लगे। अमायरा की असलियत किसी से भी ढकी छुपी नहीं थी, मगर सवाल ये था कि वो ऐसा करेगी क्यों। अमायरा के माँ बाप का ये कहना था कि इसे अमायरा के साथ शादी करनी पड़ेगी। फिर मोहल्ले के बड़े लोगों ने बीच में बैठकर मामला रफा दफा किया। इसके बाद ये ज़रूर हुआ कि मेरे देवर की इज्जत पर जैसे धब्बा सा लग गया और सबने उसके पास आना जाना छोड़ दिया। वो सारा दिन अपने कमरे में बंद रहता, बिल्कुल गुमसुम और खोया खोया सा। वो पहले भी बहुत कम बोलता था, मगर अब तो जैसे बात करना ही भूल गया था। उसकी हालत देखकर मुझे उस पर तरस आ रहा था। मेरा दिल भी यही मानने को इनकार कर रहा था कि मेरा देवर ऐसा कर सकता है। मेरे पति ने बहुत कोशिश की कि उसके साथ खेतों में जाकर काम करे, मगर उसने सुनते ही साफ इनकार कर दिया और फिर मेरे पति के दोस्त की वजह से उसके लिए शहर में नौकरी का बंदोबस्त हो गया और वो शहर में ही एक किराए के कमरा लेकर रहने लगा। अब हम दोनों मियाँ बीवी घर पर अकेले ही रह गए। अक्सर मुझे अपने देवर की कमी महसूस होती थी। मेरे पति भी उसके लिए उदास रहते थे। मैं अक्सर यही सोचती कि कोई लड़की कितनी ही गिरी हुई क्यों ना हो, वो अपनी इज्जत का सरेआम तमाशा नहीं बना सकती। दूसरी तरफ मुझे अपने देवर पर भी भरोसा और यकीन था। मैंने इन 5 सालों में उसमें कोई भी खराबी नहीं देखी थी। मैं ये समझने में अनजान थी कि आखिर ये सब क्या था। इसी तरह दिन कश्मकश में गुजर रहे थे, जब मुझे एक दिन वो खुशखबरी मिली जिसको सुनने के लिए मेरे कान तरस रहे थे। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश रहने लगी थी। मेरे पति ने मुझे खेतों का काम भी छुड़वा दिया था और उन्होंने अपने साथ काम करने के लिए एक नौकर रख लिया था। वो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आराम करने को कहा करते थे। मेरी तरह उन्हें भी अपनी औलाद के लिए बहुत खुशी थी। हम दोनों ने इसी खुशी के लिए इतने साल इंतज़ार किया था। कुछ दिन के बाद मेरा देवर छुट्टी पर गांव वापस आया और मुझसे मिलने के बाद रोज़ के मुताबिक अपने कमरे में जाकर आराम करने लगा। अब मेरे पति रात देर तक खेतों में काम करते रहते ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हासिल हो। अब होने वाली औलाद की वजह से उन पर जैसे जिम्मेदारी और बढ़ गई थी। मैं अब सिर्फ घरेलू कामकाज से ही बहुत थक जाती थी। थकावट की वजह से मेरे जिस्म टूटने वाला हो जाता था। इस दिन भी मेरी बहुत बुरी हालत थी। मेरे पति अभी तक खेतों से वापस नहीं आए थे। मैंने सोचा मेरा देवर आज यहीं है, मैं अपनी मसाज करवा लेती हूँ। मेरा जिस्म बहुत थकावट और बेसुकूनी महसूस कर रहा था। फिर मैं अपने देवर के कमरे में चली गई। मुझे देखकर वो चौंक गया। मैंने कुछ देर तो सोचा कि कैसे उससे बात करूं, मगर फिर शर्म को एक जगह रखा और उससे कहा कि लाइट ऑफ करके अगर थोड़ी देर मेरी मसाज कर दो। तो अगले पल मेरे लिए हैरानी का सबब बन गया। जैसे राहुल अपनी जगह से उठा, उसके चेहरे पर डर के अंदाज होने लगे थे। नहीं भाभी प्लीज़, मेरे पास एक मेरे भाई का रिश्ता रह गया है। मैं इस रिश्ते को ख़राब नहीं करना चाहता। आप प्लीज़ यहाँ से चली जाएं। अपने देवर की आवाज़ सुनकर मैं जैसे हैरत में पड़ गई थी। शर्मिंदगी से मुझे कदम उठाना भी दुश्वार हो रहा था। मेरा देवर न जाने मुझे क्या समझ रहा था। मैं अपने कमरे में वापस आ गई और ये सोचते सोचते न जाने कब नींद की वादियों में खो गई। लेकिन मेरे देवर ने मुझे गलत क्यों समझा? मैं तो सिर्फ उससे मसाज के बारे में ही बात कर रही थी और अगले दिन सुबह सवेरे ही वो वापस चला गया। फिर कुछ दिन बाद मुझे और पूरे मोहल्ले को ऐसी खबर सुनने को मिली जिससे हम सबके होश उड़ गए। उस दिन अमायरा ने सबके सामने रोते हुए इस बात का इकरार किया कि उसने मेरे देवर पर इल्ज़ाम लगाया था। वो दरअसल उसके साथ शादी करना चाहती थी, उससे प्यार करती थी, मगर मेरा देवर ठहरा एक शरीफ इंसान। उसने जब अमायरा को इस बात से मना किया, उसे समझाने की कोशिश की, तो अमायरा ने उल्टा उसी पर इल्ज़ाम लगा दिया। इस बात से ज़्यादा अमायरा का ही नुकसान हुआ। उसके लिए रहे सहे रिश्ते आना भी बंद हो गए थे। अब एक बहुत ही बड़े उम्र के आदमी का उसके लिए रिश्ता आया था और कुछ ही दिनों में उसने शादी होकर यहाँ से चले जाना था। पूरे मोहल्ले के लोगों के दिल में जो मेरे देवर के लिए कांटा चुभा था, वो जैसे कहीं निकल गया था और अब मेरा देवर भी जैसे सबकी नज़रों में सही हो गया था। मगर मैं ये सोच सोच कर परेशान होती जा रही थी।
कि न जाने उस दिन मेरे देवर ने मुझे ऐसा क्यों कहा और उसने मुझे गलत क्यों समझा। ये सोच सोच के मैं पागल सी हो गई थी। फिर दोबारा 1 महीने की छुट्टी पर जब मेरा देवर घर वापस आया तो मुझसे नजरें चुरा रहा था। मैंने भी उससे बात करने की कोशिश की। आज भी मेरे पति रोज के मुताबिक घर से बाहर थे और उन्होंने लेट आना था। जब मैं अपने देवर के लिए खाना देने उसके कमरे में गई तो वो मुझसे कहने लगा कि मैं आपसे ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। उस दिन जो कुछ भी हुआ मैं उस पर शर्मिंदा हूँ। दरअसल अमायरा की वजह से मेरे दिमाग की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे हर औरत मर्द पर इल्ज़ाम लगा देगी, मुझे सबकी नज़रों में मुजरिम ठहरा देगी। यही वजह है कि ना समझी मेरे मुंह से आपके लिए ऐसी बात निकल गई। आप प्लीज़ माफ़ कर दें। मैं जो इतने दिनों से इसी कश्मकश में गिरफ्तार थी, शर्मिंदगी से खुद से नज़र चुराए फिरती थी। अपने देवर की इस बात पर जैसे मेरे सीने से भी एक फांस निकल गई थी। मैं भी बड़े दिनों के बाद खुले दिल से मुस्कुराई थी और उसे कहा कि मैं तुम्हारे दिमाग की हालत समझती हूँ और मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। वे भी जैसे मेरी बात सुनकर हल्का फुल्का सा हो गया और फिर वापस चला गया। अब उसने अपने ऑफिस की एक लड़की को पसंद कर लिया था और उसके साथ शादी करना चाहता था। हमें भला इस पर क्या एतराज़ हो सकता था। हमारे लिए यही काफ़ी था कि वो अपनी ज़िंदगी में खुश और मगन रहे। हमने उसे खुशी दिल से इजाज़त दे दी और उसकी ये शर्त ठीक है, जब उसका भतीजा भतीजी इस दुनिया में आएगा तो वे तब ही शादी करेगा। और फिर जब ऊपर वाले ने मुझे एक चांद सा बेटा दिया तो फिर हमने कुछ ही दिन में उसकी शादी की तारीख रख दी और अब मेरे देवर की शादी हो चुकी है और वो बहुत खुश है।